जा सकते हो तो बताओ। टाइम दे रहा हूं फिर से 30 सेकंड्स, चलो 40 सेकंड्स देता हूं, करो आंसर निकालो अपना ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत बात होती है और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम पहले ही बहुत बातें कर चुके हैं। खैर मैं आपको डिविएट नहीं कर रहा, सवाल करो, ट्राई करो, अरे ट्राई करो मेरे लालो, मेरे पीलो, मेरे नीलो, मेरे रेनबो, अरे हाँ हाँ, अरे कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, अरे सोच लो। ए 1,2 बी 4,6 बोलो, अरे हाँ हाँ, ए 1,2 बी 4,6 ओके सर। देखो ये 45 डिग्री है ना, हाँ सर है ना 45 डिग्री, बिल्कुल है सर 45 डिग्री, ए और बी बिल्कुल सही सर। तुम ध्यान से देखो तो ये जो आर है ना, आर वेक्टर, ये कितना हुआ 3i कैप प्लस 4j कैप। मतलब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से 53 है। अरे हाँ सर, ये 3, ये 4, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है ये 45 डिग्री है, और ये एंगल कितना बचा 60 डिग्री, और ये जो मैग्नीट्यूड बचा है बचा कितना, मॉड ऑफ आर वेक्टर कितना बचा 5। तो ई ऐसे हो गया ई नॉट, और ये हो गया ऐसे 60 डिग्री पे कौन 5, तो ई नॉट 5 cos 7 डिग्री, ये सही है आंसर। पर इस फॉर्मेट में ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत नहीं। और ये तो मैंने सवाल ऐसा लिया कि 53 डिग्री बढ़िया एंगल बन गया, कोई जोड़ी जोड़ी बढ़िया एंगल बने, अरे हाँ, इसका आंसर ऐसे लिखना चाहिए। आर वेक्टर कितना है ये याद करो, तो वी ए माइनस वी बी, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल को मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ आर इंटू कॉस थीटा की जगह ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर भी तो लिख सकते हैं। अरे हाँ सर, अब ई नॉट को देखो ऐसे 45 डिग्री पर है, तो सोचो ई वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, ई नॉट बाय रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप, ई नॉट बाय रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, आई कैप प्लस जे कैप, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, ई नॉट बाय रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप, यस सर। बस अब क्या है, यहां पे रखो ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर में, तो ई नॉट रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप डॉट 3i कैप प्लस जे कैप 4j कैप, ये 3i कैप प्लस 4j कैप क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप है आर वेक्टर, तो i3 प्लस 4 7, 7 ई नॉट बाई रूट 2, ऑप्शन ऐसा दिया होगा, ये भी सही है। इन दोनों को तुम मैच करोगे ना, आंसर सेम आएगा। पर ये वाले ऑप्शन जो जो दूसरा तरीका बताया ना, इस तरह के सवालों के ऑप्शन इस तरीके से मिलेंगे आपको, तो आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, कहानी समझ में आनी चाहिए, गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर आपका अपना है। अरे हाँ ना बोलो भाई, मिलने आओगे नहीं आओगे मेरे से, आएंगे सर, सेलेक्ट तो हो जाए सर, फिर देखना सर आप, आपके घर पे बैंड बाजा लेके आएंगे हम, आओगे कि नहीं आओगे, मिठाई लेके आओगे कि नहीं आओगे, आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे, 110% आएंगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। सिलेक्ट तो हो जाए, क्या बात समझ आई, हाँ सर, हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, 7 ई नॉट बाय रूट 2, क्या कहानी समझ आई है, हाँ सर बिल्कुल समझ में आई है, ओ हो, एक और कर दो, शर्म आ रही है, फटाफट कर दो, फटाफट कर दो, शर्म आ रही है, सेम सवाल मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो, फटाफट करो, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो, करते चलो, वाह 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 वाह, ओहो, देखो भाई,
हो, कर सकते हो तुम लोग। What is VA minus VB? E vector dot R vector. So E naught by 5, 4I cap plus 3J cap dot 6I cap plus 6J cap. तो 6 तो कॉमन आ गया, तो 6 E naught by 5, 4 plus 3 7. ओ हो 7 6 42 E naught by। अरे हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ये सवाल आते ज्यादा इसलिए मैंने उसको दूसरा भी कराया, गलती मत करना। अगर नॉर्मल दे रखा हो तो क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं? अगर ई वेक्टर आर वेक्टर की टर्म्स में निकालना हो तब भी मैं कर सकता हूं। फील क्या आनी चाहिए कि अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। और अगर ई वेरिएबल हो तब तो अपन कर ही चुके हैं बहुत पहले, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इंटीग्रल ई डॉट डी आर। पर हाँ, ई कांस्टेंट वाले सवाल बहुत सारे आते हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले बहुत सारे सवाल आते हैं। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब एक है ना कंसेप्ट आ रहा है जिसको अपन बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ऐसी बात पता है, एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन वेव ऑप्टिक्स। ओ हो जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो उसके पहले बोलूंगा भाई एसटीएम वेव साउंड वेव रिवाइज करके रखो। वो वेव और साउंड वेव का ही मिक्सचर है बस, है ना। वेव साउंड वेव आता हो तो उसका 50% वैसे ही खत्म हो जाता है। वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे तब भी एक चीजें आएंगी, वेव फ्रंट्स। वो वेव फ्रंट और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक ही तरीके से होंगी। बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हैं समझे, डेफिनेशन समझे उसको। अगर अपन बोले तो उसकी बाय डेफिनेशन है, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स, इट इज द लोकस of points whose potential is same। ओ हो, ऐसे पॉइंट्स का लोकस, ऐसे पॉइंट्स का लोकस नहीं आया, ऐसे पॉइंट्स का, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स हुज पोटेंशियल इज सेम। Oh my God! It is the locus of points whose potential is same। मतलब ऐसे पॉइंट्स जिनका आपस में सबका पोटेंशियल सेम हो, ऐसे पॉइंट्स जो सरफेस बनाएंगे उन्हें कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। If a surface is equipotential, it means name itself states that all the points have same potential। All the points have same potential। Yes or no? Yes sir। Got your point sir? बात समझ आई सर? बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। अच्छा ठीक भाई, अब देखो ए बी ई वेक्टर, ए बी ई वेक्टर। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? देखो ध्यान से, अगर तुम ध्यान से देखो तो ए और बी अगर परपेंडिकुलर टू दिस हैं, बताओ व्हाट इज वी ए माइनस वी बी? सर वी ए माइनस वी बी इज जीरो। इट मीन्स ए और बी का पोटेंशियल सेम है। मैं तो कह रहा हूं इस लाइन पे देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट की बात कर रहे हैं पहले अपन, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ये भी अपन पढ़ रहे थे ना, उसी को जज करते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट को अगर अपन देखें ध्यान से तो भैया ए और बी में जितने भी पॉइंट है इस लाइन पे क्या सब इक्विपोटेंशियल है। 3D में इमेजिन कर, 3D में इमेजिन कर कैसे, ध्यान से देखो। अगर अगर कोई प्लेन ऐसे है, देखो ये जिसमें ये बी लाइन भी एग्जिस्ट कर रही है, ये, और हाँ प्लेन, क्या इस प्लेन के सभी पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं? अरे हाँ, तो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर पहुंचोगे तो क्या ये इक्वी पोटेंशियल होगी? तो ये कहलाएगी प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड
कैसी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जनरेट करती है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जैसे प्लेनर which are perpendicular to what? Those are perpendicular to electric field. अरे हाँ सर. So what do you mean by equipotential surfaces? Equipotential surfaces means ऐसी सर्फेसेस जिनके सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो. ओ माय गॉड, जिनके सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो. अगर सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा तो बढ़िया बात होगी, तो होगा. ऐसी सर्फेसेस इक्विपोटेंशियल सर्फेस कहते हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट के केस में प्लेनर आती हैं. तीन तरह की स्टैंडर्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आएंगी. वो बहुत प्रकार की सकती हैं, पर तीन प्रकार की मेजर होंगी. ध्यान समझें. प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट. अच्छा, किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस है? हाँ. अच्छा, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2. S1 के सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है. कंफ्यूज मत होना. हाँ सर. ऐसे ही S2 के भी सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, पर S1 एंड S2 के पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है. पोटेंशियल डिफरेंस है. S1 और S2 जो दो सरफेसेस बनी, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ना. हाँ, S1 के सभी सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, S2 के सारे पॉइंट का पोटेंशियल, इसलिए ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है. सो इफ देयर आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, देन दे माइट हैव डिफरेंट, दे हैव नॉन जीरो पोटेंशियल डिफरेंस. बट इसके सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, इसके भी सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है. अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर. जोरदार सर, मजेदार सर. ठीक सर, समझ आया. तो प्लेनर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर द लोकस ऑफ पॉइंट्स दोज हैव सेम पोटेंशियल. दोज हैव सेम पोटेंशियल. यस सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर. S1 के सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है, S2 के सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, पर S1 S2 के पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है. ओके, गॉट योर पॉइंट सर. बात समझ आई सर? ठीक, समझ गए. देखो ये बने, ये बन गए. देखो, प्लेनर इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. हाँ सर. वर्क डन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वल टू माइनस क्यू वीबी माइनस वीए. अगर क्या बोलना चाह रहा है, इसको समझने का प्रयास करो. अगर मैं किसी चार्ज को सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर घुमाऊं तो वर्क डन जीरो होगा. क्यों? क्योंकि वर्क डन होता है माइनस क्यू डेल्टा वी. अरे डेल्टा वी तो जीरो है सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे. सो इफ यू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन वर्क डन इज जीरो. अरे हाँ सर. If we move a charge from one point to another point on the same equipotential surface, then work done equal to zero. Why? Because delta V is zero. Potential is not zero. What is zero? Delta V is zero on the same equipotential surface because V is same. यही तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन है. हाँ, अगर मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले जाऊं तो वर्क डन होगा, पर सेम पे ले जाऊं तो नहीं होगा. यानी कि अगर मैं पहला जो प्लेन बना उस पर यहां से यहां से यहां से कहीं पे भी घुमाऊं, वर्क डन जीरो. पर हाँ, मैं S1 सरफेस से S2 ले जाऊं तो होगा. वर्क डन क्या? माइनस क्यू डेल्टा वी. और डेल्टा वी आप निकालना जानते हो? अरे हाँ सर. बोलो, क्या ये बात समझ आई है? हाँ सर, बिल्कुल समझ आई है. आ जाओ भाई. ओ हो. ये प्लेनर की बात थी. किसकी बात थी? प्लेनर की. हाँ सर, ये प्लेनर की बात अच्छे से समझ में आया. अब जो पॉइंट चार्ज है क्यू, ध्यान से सुनना.
अगर पॉइंट चार्ज है q, मैं बोलूं इससे r दूरी पे पोटेंशियल क्या है, पॉइंट चार्ज है। अच्छा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, हाँ वो तो कांस्टेंट थी, उसके लिए प्लेनर सरफेस बनी। मान लो पॉइंट चार्ज q की वजह से मैं r दूरी पे पोटेंशियल पूछूं कितना, सर k q बाई r। इधर r दूरी पे सर ये भी k q बाई r, सर इधर r दूरी पे वो भी, सर हर r दूरी पे क्या k q बाई r। अरे हाँ, यानी कि सोचो कि अगर मैं इस q के आजू बाजू एक स्फीयर बनाऊं, S1 स्फीयर, और इस स्फीयर का रेडियस r हो, तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या k q बाई r होगा। अरे हाँ, सो क्या ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस स्फीयर हैव सेम पोटेंशियल, दैट इज k q बाई r। क्या वी कैन से दिस स्फीयर विल एक्ट एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे हाँ, एंड अच्छा, सिर्फ यही होगा या बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। हर स्फीयर जो इससे अलग अलग रेडियस का होगा वो सब क्या होंगे, S1 S2 स्फेरिकल, हाँ स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओ हो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैसी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जनरेट करी, जो कि प्लेनर थी। पॉइंट चार्ज ने कैसी जनरेट करी, स्फेरिकल। ओ हो, यहां पर अगर मैं दो पॉइंट लूं A to B, अरे हाँ सर, ये रेडियस मान लेते हैं R1, ये रेडियस मान लेते हैं R2, ठीक है, ऐसी बात पूछ रहा हूँ छोटी छोटी। कुछ बातों पे ध्यान दो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। अरे हाँ, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कौन जनरेट करता है, पॉइंट चार्ज। कौन जनरेट करता है, पॉइंट चार्ज करता है सर, कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस होती है देखो, हाँ तो एक बात तो समझ आ रही है यार, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द लोकस ऑफ पॉइंट दोज हैव सेम पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, लॉजिकल भी है। परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस से तभी तो वर्णन जीरो होगा। अरे हाँ, मतलब ये तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अरे हाँ ना तो बोलो, यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर, आ जाओ भाई। समझ आ गया सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर। अच्छा ठीक है, अब क्या करें, देखो भाई ये हो गया, ये हो गया, ये R1 और ये R2, ठीक, अच्छा लगा सर, ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, R1 और R2। अब सुनो, मान लो मैं एक पॉइंट लू A, एक पॉइंट लू B और एक पॉइंट ये लू C, ठीक। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम A to B। अगर मैं Q नॉट चार्ज को A से B ले जाऊं, क्या वर्क करना पड़ेगा, बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द्वारा। वर्क डन इन मूविंग, कुछ नहीं बोला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मानना है, बोलो सर। A से B, सर A और B तो एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, और है तो आंसर जीरो। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम A to C। क्या वो लिखा जाएगा माइनस Q नॉट डेल्टा V, यानी कि VC माइनस VA, यानी कि Q नॉट VA माइनस VC, यानी कि Q नॉट पोटेंशियल एट A इज KQ बाई R1 और पोटेंशियल एट VC इज KQ बाई R2। लो भाई आंसर, ए अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, सी अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है। अरे हाँ, जो पहले बताया था उसको फिर एक बार करके बताया आप। लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कब होती हैं, जब पॉइंट चार्ज हो, और
और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन ने पढ़ा था शीट वीट से जनरेट होती है, या चार्ज को इनफाइनाइट पे मान लो तो भी क्या इनफाइनाइट चार्ज से आने वाली लाइंस लगभग पैरेलल या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मानी जा सकती हैं। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। आजा भाई आजा। हाँ बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब देखो आ जाओ, हो गया तो समझ गए हम सब, हो गया है तो हमारा खत्म ही हो गया। हो अब देखो माइनस क्यू हो तो भी R1 पे अपने को वही वाली बात, R1 और R2 स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, अपने को बात समझ आती है, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके सर। देखो अगर लाइन चार्ज हो तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है ना थोड़ी सी, हालांकि कांस्टेंट बना रखी है, इसे कांस्टेंट नहीं होती, पर याद है 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। अरे हाँ सर, इनमें देखो लाइंस अगर याद करो 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, इनफिनिट के पास तो ऐसा ही होता है ना। हाँ असली में उनकी डेंसिटी कम होती जाती है, तो ऐसे नहीं बनानी चाहिए, बट ठीक है थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ऐसे लेते हैं। इसमें देखो तो पता है क्या बनेगा, ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेगी, देखो ऐसे बनेगी परपेंडिकुलर टू द लाइंस और बनेगी सिलेंड्रिकल। ओ हो। तो सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कब बनती हैं? अरे सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कब बनती हैं? जब, अरे हाँ ना बोलो भाई, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तब बनती हैं जब लाइन चार्ज होता है। लाइंस अभी भी परपेंडिकुलर ही होती हैं, लाइंस अभी भी परपेंडिकुलर ही होती हैं। ये V1 V2 सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, व्हाट आर मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज जीरो। फिर से वही बात जो इतनी देर से बोल रहा था, तुम ध्यान से देखो तो तीन टाइप की मेजर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं। कौन कौन सी? प्लेनर, जब जो तब होती हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। स्फेरिकल, जब पॉइंट चार्ज होता है। सिलेंड्रिकल, जब लाइन चार्ज होता है। अरे कैसा होता है सर? लाइन चार्ज होता है। अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। क्लियर है सर, समझ आ गया सर? अरे हाँ ना बोलो भाई। हो लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग और कंडक्टिंग शीट, ध्यान से समझें एकदम। प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा क्यों बनाया मैंने, बोलो बोलो, डायरेक्ट बता रहा हूं क्यों। जो शीट होती है उसके पास आसपास के कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वही जो पढ़ा है वही दोबारा बता रहा हूं, उसके आसपास मतलब प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन जाती हैं। कैसी बन जाती हैं? प्लेनर। अरे हाँ सर, कैसी बन जाती है? प्लेनर। पॉइंट चार्ज हो तो स्फेरिकल, हो ऐसी बनती है। पहले देखो ये बोलो क्लियर। पॉइंट चार्ज हो तो ध्यान से देखो तीन टाइप की, स्फेरिकल, पॉइंट चार्ज, और अगर लाइन चार्ज हो ऐसे तो तीनों एक साथ देख लो। कैसी? सिलेंड्रिकल। हो तो तीन टाइप की अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस समझ आ गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके अलावा नहीं होती, पर ये तीन स्टैंडर्ड होती हैं। कैसी होती हैं? स्टैंडर्ड। अच्छा मैं भी बता पड़ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अब क्या करें सर? अब कुछ मत करो, सुनो एक सवाल देता हूं। मान लो कि किसी जगह पर ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। अब आपको बताना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, देखो -10 वोल्ट, 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10-10 सेंटीमीटर की दूरी, तीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे दी। हो अब आपको बताना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे दें तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? सवाल ये है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे दें तो क्या सवाल कर सकते हैं, ये पूछा गया है। अब मैं बताता हूं पहला सवाल, दूसरा आपसे कराऊंगा।
सोचो कि क्या प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अरे हाँ, -10 वोल्ट, 0 वोल्ट, 10 वोल्ट। अगर पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अरे हाँ, ये बात परफेक्टली सही है। बोलो क्यों? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। प्लेनर सरफेसेस हैं, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर प्लेनर हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, फ्लो करती है हायर से लोअर, परपेंडिकुलर। तो भैया डायरेक्शन पता पड़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता पड़ी कि नहीं पता पड़ी? पता पड़ गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये भी पता पड़ गया। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ये भी पता पड़ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डायरेक्शन हायर से लोअर है। अब मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, सिंपल। यहां से यहां अगर चलो, इसे ए पॉइंट मान लो, इसे बी पॉइंट मान लो, तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इक्वल टू ई इंटू डी। डी इज 0.1 सेंटीमीटर कॉस 0 डिग्री। अरे हाँ, और ए 10 वोल्ट, बी 0 वोल्ट, तो ई इंटू 0.1 cos 0 is 1, so E is 100 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ढंग से लिखो तो लिखा जाएगा -100 न्यूटन पर कूलम आई कैप। माइनस क्यों? अरे माइनस डायरेक्शन में जा रही है, 100 मैग्नीट्यूड आ गया। अरे हाँ सर, सवाल ने क्या सिखाया? सवाल ने सिखाया कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पता हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हैं। बढ़िया कह रहे हो सर, शानदार कह रहे हो सर, जोरदार कह रहे हो सर। बस तो आजा, हो गया। ओहो, देखा तो, -100 आई कैप न्यूटन पर कूलम। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। आ जाओ, अब ये सवाल तुम करो। तुम कर सकते हो वाला सवाल। टफ है, मैं मान रहा हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस टेढ़ी कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी टेढ़ी हो जाएगी। अरे हाँ सर, पर कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। बोलो, अरे बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, बोलो। अरे हाँ हाँ, कर सकते हो भाई, कर सकते हो। कुछ तो करो, कर सकते हो। Sir, electric field is always perpendicular to the equipotential surface, flows from higher to lower. Perpendicular is this. Yes. Flows from higher to lower. ये A और ये B. अरे हाँ सर, A से B चल, तो A से B अगर चलोगे तो VA माइनस VB, A से B की दूरी को X मान लें। अरे हाँ, तो VA माइनस VB इज वॉट? डायरेक्शन पता पड़ गई, परपेंडिकुलर ए भी पता पड़ गया। सो ये 53, ये परपेंडिकुलर 37। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही। अरे हाँ, अच्छा VA माइनस VB क्या लिखेंगे? E इंटू एक्स कॉस 0। अरे हाँ सर, A कितना? 0 वोल्ट। B कितना? माइनस और -20 वोल्ट। अरे हाँ, X कितना? देखो 50 कॉस 53, नहीं, X कितना? 50 कॉस 37, तो 50 इंटू 4/5 यानी कि 40 सेंटीमीटर, यानी कि 0.4 मीटर, यानी कि E इंटू 0.4। तो E की वैल्यू आई 20/200/4, 4 5 जा 50 न्यूटन पर कूलम। ऐसे। अरे हाँ सर, तुम ध्यान से, सही कर रहा हूँ ना मैं? 50 न्यूटन पर कूलम, बिल्कुल सही सा लग रहा है। अब देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई, देख ऐसे, कंफ्यूज नहीं हो ना बिल्कुल, ऐसे। ये कितनी? 50 न्यूटन पर कूलम, ये एंगल 37। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 50 cos 37 इज 40, इधर कंपोनेंट 40, इधर 30, तो लिखेंगे 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप न्यूटन पर कूलम। और हाँ सर, पता है ये सवाल टफ कहलाते हैं,
कि अगर आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी। अरे हाँ भाई, बात तो सर आपकी सही है। तो 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप, 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। सही जा रहा है सर, सही जा रहा है सर, बिल्कुल परफेक्ट सर, शानदार सर। देखा सही आया क्या आंसर, तो चेक कर ले क्या। हाँ, 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप, यानी कि मास्टर ने जो पढ़ाया जो समझाया वो बिल्कुल सही है। तो अगर इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर। तो अच्छे सवाल कहलाते हैं, तो अगर ढंग से दिमाग लगाए करे जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी और मैग्नीट्यूड आएगा बुद्धि से। कहां से आएगा, बुद्धि से। सर उसी का तो अभाव है, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। थोड़ा सा एक और बेसिक मैथ्स का सवाल, फाइंड द लोकस ऑन एक्स वाई प्लेन वेयर पोटेंशियल इज जीरो। आपको अगर ये चार्ज माइनस टू क्यू माइनस ए कॉमा जीरो और प्लस क्यू ए कॉमा जीरो, ऐसे दो चार्ज रखे हुए हैं और बोला गया कि एक्स वाई प्लेन में ऐसे एक लोकस बताओ, मतलब ऐसा एक पाथ बताओ जिस पर पोटेंशियल जीरो हो। क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर माइनस टू क्यू और प्लस क्यू की वजह से एक्स वाई प्लेन में पोटेंशियल जीरो हो जाए? हो सकता है, क्यों? क्योंकि एक है प्लस और एक है माइनस, एक है प्लस और एक है माइनस। हाँ सर, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है, कंफर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पक्का। अरे सोच लो। हाँ सर, हो सकता है सर, अगर हो सकता है तो करके बताओ। हो एक्स कॉमा वाई प्लस क्यू ए कॉमा जीरो माइनस टू क्यू माइनस ए कॉमा जीरो, बिल्कुल सही। देखो अगर तुम ध्यान से तो यहां से दूरी कितनी है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से दूरी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ सर, तो माइनस टू क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, माइनस टू के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, क्यू की वजह से कितना है, के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें उस चीज का लोकस चाहिए जहां पर ये दोनों की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाए सर, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। अब देख, के क्यू ने के क्यू को मार दिया। हाँ हाँ, यहाँ सुनो, हो के क्यू ने के क्यू को मार दिया। अब देख, इधर उधर ले जाओ, स्क्वायर करो तो क्या हुआ, स्क्वायर करो तो इधर उधर ले जाओ तो देखो, टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 4x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8x ए प्लस 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa प्लस वाई स्क्वायर। सो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इधर से इधर लाए तो माइनस 8xa माइनस 10xa, 4a स्क्वायर इज प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर तुम थोड़ा बहुत जानते हो तो ये सर्कल की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। नहीं आता परेशान मत हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन जो होती है सर्कल की वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, वेयर माइनस g कॉमा माइनस f is center coordinates। खैर,
उससे अपने को ज्यादा लेना देना नहीं है। ये वैसी इक्वेशन है। और हाँ सर, फिर उसका रेडियस भी होता है √g² + x²। ठीक है, वो छोड़ो, तुम तो ये समझो, क्या ये लोकस आया, ये आंसर है। ये होता सर्कल है वो एक अलग बात, पर ये आंसर है। तो थोड़ी सी मैथ्स घुसा दी उसमें, ऐसी कौन सी खास बात। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, थोड़ा सा डराने वाला सवाल कराया लास्ट, बट ठीक है। तो अगर ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाए कभी, अच्छा ऐसी कहानी फिर कह रहा हूं, वेव ऑप्टिक्स में आएगी, वेव फ्रंट के नाम से। किस नाम से आएगी? वेव फ्रंट के नाम से। तब तक अपनी हिम्मत बनाए रखनी है, पढ़ते रहना है। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। ओके, इक्विपोटेंशियल के बाद डाइपोल। क्या चीज? डाइपोल। ओके सर, डाइपोल क्या है? डाइपोल छोटी छोटी चीजें, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि डाइपोल किसको बोला जाता है। अच्छा, डाइपोल जैसी कहानी ना याद रखना, अभी पहले से बोल रहा हूं ये बात। डाइपोल जैसी कहानी बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट होगी जब अपन मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। क्या? मैग्नेट्स। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेट्स। सेम रिपीट टेलीकास्ट होगा 110%। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, तो ध्यान से सुने, कहानी बिल्कुल वैसी ही चलेगी। एक दो सिस्टम ऑफ चार्जेस को डाइपोल बोला जाता है। जैसे अपन जनरली देखें तो आपने देखा होगा केमिस्ट्री में कि भाई जो भी अपना मैटर होता है वो मॉलिक्यूल्स का बना होता है। किसका बना होता है? मॉलिक्यूल्स का। हाँ सर, अब जैसे मान लो NaCl एक मॉलिक्यूल है। हाँ है सर, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो NaCl ही आया। NaCl आ जाए तो देखा तो भाई, ओ हो चल जा भाई, ओ हो लो भाई। तो NaCl अपना एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये रहा। अब Na पर एक प्लस, एक पे Cl पे माइनस, ऐसे पार्शियल होता है ना। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर मान लो कि एक -q चार्ज है, एक +q चार्ज। ओके, पहली बात, सिंपल सी बात, डाइपोल कहते किसको है? दो चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर सेपरेटेड सम डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। अगर डाइपोल की बेसिक डेफिनेशन बोले तो व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल? Dipole is made up of two charges of same magnitude but of opposite nature placed at some separation. This system is known as dipole. And why we are considering dipole as a individual topic? Because in most of the times we use this dipole in our matter, in our molecules. Why? Because all the matter is made up of molecules and molecules are made up of dipoles. ओ हो, तो ये डाइपोल कैसे एक्ट करते हैं, क्या इनकी कहानी है, कैसे इनको समझा जाता है, ये बात अपने को समझ आनी चाहिए। ओके सर, कैसे समझे? जैसे मैं बोला NaCl, ले लो भाई NaCl आ गया। देखो क्या NaCl में प्लस माइनस डाइपोल है? और हाँ सर, बिल्कुल डाइपोल है सर। क्या डाइपोल बनता है इधर प्लस इधर माइनस? हाँ। अच्छा, ऐसे NaCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या अपना NaCl का पूरा मैटर बनाते हैं। और हाँ, ऐसे अपना पानी देखो, उसमें सर देखो ध्यान से, तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस होते हैं ऐसे, और हाँ, और H+ और ऐसे। क्या ये एक डाइपोल है? और क्या ये एक डाइपोल है? अरे हाँ सर, टू डाइपोल कॉम्बिनेशन, टू डाइपोल कॉम्बिनेशन। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। ऑल्दो हमें कोई उसी केमिस्ट्री वाले पार्ट पे ज्यादा नहीं घुसना है, हमें उसके फिजिक्स वाले पार्ट पे ही ज्यादा रहना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। तो अपन ने लिखा प्लस और माइनस, और अपन ने इधर लिखा अच्छा, मॉलिक्यूल्स जितने भी मैटर हैं वो मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं पर उनमें पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, तो डाइपोल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाइपोल। डाइपोल खुद एक क्या चीज है? डाइपोल खुद एक दो चार्जेस का सिस्टम है जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर नेचर अपोजिट है। और हम समझ पाए कि सभी मैटर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो हैं ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से डाइपोल्स की तरह एक्ट करते हैं। एग्जांपल आपके सामने NaCl, H2O, यस और नो? हाँ, तो भैया इन डाइपोल्स की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या पोटेंशियल होगा, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव करेंगे, ये सारी कहानी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आगे कभी भी अगर आप
मटेरियल्स के बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे तो फिर ये कहानी और डिटेल में चली जाती है। अपन उतना पढ़ेंगे जितना अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जितना अपने काम के लिए है। सो ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डाइपोल। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी डाइपोल। व्हाट इज डाइपोल? फील वाली डेफिनेशन लिख लो। दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन इज नोन एज डाइपोल, is known as dipole. Okay sir, got your point sir? बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, ओ हो। इस सिस्टम को डाइपोल कहते हैं। ठीक सर, ये हम समझ गए, बिल्कुल सर समझ गए डाइपोल किसको कहते हैं और क्यों से पढ़ना चाहिए भी समझ में आया, क्योंकि मैटर मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स डाइपोल्स के। ओ हो, तो मैटर को पढ़ना है तो डाइपोल्स की बेसिक बातें आनी चाहिए। ओ हो, लो भाई, अगर मैं एक प्लस क्यू माइनस क्यू रख दे तो उसके डाइपोल का कभी आपसे कोई इलेक्ट्रिक लाइंस का डायग्राम पूछ ले तो देखो कैसा होगा। प्लस से लाइंस निकले माइनस में घुसेंगी, ये डायग्राम आप पहले से जानते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम ऑफ डाइपोल। पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में घुसेंगी, जितनी पॉजिटिव से निकलेंगी उतनी नेगेटिव में आती हुई नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि भैया मैग्नीट्यूड सेम है, पॉजिटिव से लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव से लाइंस घुसती हैं। अरे ये वाला डायग्राम तो हम एक बार पहले भी बना चुके हैं, पर उस समय हमने डाइपोल की बात नहीं करी थी। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ, डाइपोल क्या होता है समझ में आता है, क्यों पढ़ते हैं थोड़ा समझ में आता है। उसका अगर कोई इलेक्ट्रिक, अब डाइपोल पे रिसर्च करी जाएगी, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है। हाँ सर, यही सारी बातें अपन पढ़ने वाले हैं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर? ठीक सर, ये बात समझ में आ गई। हो। अब ये क्या दिख रहा है, ध्यान से समझ, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। एक्चुअली क्या है कि डाइपोल ऐसे माइनस क्यू और प्लस क्यू ऐसे हम बनाते हैं। इसकी ताकत, ये डाइपोल की क्या ताकत है भाई, प्लस क्यू माइनस क्यू ताकत है और साइन दिखाते हैं, समझ आता है। अच्छा, अब क्या करें? एक्चुअली डाइपोल की एक चीज सिखाई जाती है जिसे बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। ओहो, याद रखना है क्या कहते हैं उसकी ताकत। डाइपोल कितना शक्तिशाली है उसकी ताकत जताई जाती है डाइपोल। भाई माइनस क्यू प्लस क्यू तो इंडिविजुअल चार्जेस की प्रॉपर्टी है, हमने इसको एक सिस्टम माना तो इसकी कोई तो प्रॉपर्टी डिफाइन करनी चाहिए, वो डिफाइन करेगी डाइपोल मूवमेंट, और उसे डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। वेक्टर बोल रहे हैं मतलब भैया वेक्टर है, डायरेक्शन अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेक्टर है। अच्छा, पहली बात, अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन कहां से कहां होगी? डायरेक्शन होगी, ध्यान से सुने, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओ मतलब जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो भैया माइनस चार्ज से प्लस चार्ज होती है। हो सकता है केमिस्ट्री में आपने उल्टा पढ़ा हो, फिजिक्स में ऐसे ही पढ़ा जाता है, फिजिक्स में सीधा पढ़ाया जाता है। अच्छा सर, आपको क्या पता केमिस्ट्री में उल्टा पढ़ाते हैं? मैं तो फिजिक्स की बात करूंगा भैया, मेरे लिए फिजिक्स ही सही है। अरे हाँ ना बोल भाई। हाँ सर, तो डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अच्छा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, P का मैग्नीट्यूड सिंपली होता है Q इंटू डी। ओ हो, Q किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, D उनके बीच की दूरी। ओ हो, तो डाइपोल मूवमेंट को पूरा लिखा जाता है क्यू डी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओ तो डाइपोल मूवमेंट, ताकत किसी भी डाइपोल की रिप्रेजेंट किससे होगी? क्यू से डी से। वो क्या दोनों बातों पर डिपेंड करेगी कि क्यू कितना है और वो कितना दूर पे रखे। अरे हाँ सर, तभी तो उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा अगर डी बढ़ा दोगे तो। खैर उस बात पे तुम्हें नहीं जाना, तुम तो इतना समझो कि इसकी ताकत बताने का तरीका है डाइपोल मूवमेंट। वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू इंटू डी से। ओ माई गॉड, अब समझ में आया एरो क्यों है? दिस एरो इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ
डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम माइनस टू प्लस, फ्रॉम माइनस टू प्लस। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, समझ आ गया सर, समझ आ गया सर। ये लो भाई पी। हाँ हाँ सर, ये तो बात आपकी सही है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ इक्वल ड्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है सर, हमें समझ में आती है। डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है। पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू डी वेक्टर लिखते हैं। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। और हाँ सर, वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ऐसा यूनिट अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। ये सी क्या है, क्यू क्या है, कूलम, और डी क्या है, मीटर, तो सीएम। अरे हाँ, ओके। सीजीएस में से कई बार डिवाई भी बोलते हैं। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे। सी स्टैंड्स फॉर कूलम। ओ हो। और इसे क्या बोलते हैं, मीटर। बिल्कुल सही। अब नहीं, ऐसा ही यूनिट बन गई। अपनी जो 7 होती है उसमें से वगैरह चार्ज की। अरे हाँ सर। लो भाई, तो सीजीएस यूनिट अपनी जो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डिबाई। क्या कहलाती है, डिबाई। ज्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ती है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होना, है ना। अपन तो सीएम याद रखें, कूलम मीटर, अपने आप अपना काम होगा, उस बाकी के लिए परेशान नहीं होना। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? तो भैया डाइपोल एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज का बना होता है। और हाँ, उनका चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। हाँ, पर नेचर अपोजिट होती है। डी दूरी पर अगर हो तो डाइपोल मोमेंट को लिखते हैं क्यू इंटू डी। डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, यूनिट होती है कूलम मीटर। ओके सर, यहां तक की बात अपने को बिल्कुल बेसिक सी समझ आई। क्यों डाइपोल पढ़ रहे हैं ये भी आपको समझाया कि सभी मैटर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स भैया डाइपोल्स के बने हुए होते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, एक सवाल कराता हूं, ध्यान से। सवाल क्या, ध्यान समझना। अपन ने एक सिस्टम लिया, देखो H2O टाइप कुछ, माइनस टू क्यू और क्यू, ठीक। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट बताना है। ये कोई मॉलिक्यूल है, मान लो 90 डिग्री पर है। जैसे H2O को देखो तो ऐसे कुछ एंगल पे होता है ना, शायद 104 डिग्री ऐसे कुछ होता है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर। ऐसे मान लो अपन ने कोई मॉलिक्यूल बना, उसमें सेंटर वाले पे माइनस टू क्यू चार्ज है और इन पे प्लस प्लस क्यू चार्ज है। अब ध्यान दो, मैंने H2 में भी क्या करा था कि माइनस टू क्यू को, नेट तो टोटल चार्ज जीरो है, माइनस टू क्यू के दो टुकड़े कर लिए, माइनस क्यू और माइनस क्यू। एक माइनस क्यू इसके साथ, एक माइनस क्यू उसके साथ। अब आपसे पूछा गया इसका नेट डाइपोल मूवमेंट बताओ। भाई ये वाला सवाल तो बहुत आसान हो ना। मान लीजिए मैं आपको ऐसे सवाल दे दूं कि माइनस 2 कूलम प्लस 2 कूलम, इनके बीच की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, जनरली देखो, पता है ये जो दूरियां होती है ना इनके बीच की, ये डी जनरली इज स्मॉल। बोलो क्यों? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स इंटर एटॉमिक या बॉन्ड लेंथ टाइप, रिप्रेजेंट्स बॉन्ड लेंथ। अब तुम्हें बताओ तो बॉन्ड लेंथ जो होती है क्या बहुत छोटी होती है? और हाँ सर, पहले मुझे बताओ कि मैं माइनस टू कुलम प्लस टू कुलम या माइनस टू ई, ऐसे में तो माइनस टू कुलम की जगह मैं तो बोलूं भैया माइनस टू ई, ये प्लस टू ई चार्ज। बोलो क्लियर? बताओ इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? क्या तुम निकाल सकते हो? ये सवाल मास्टर नहीं करा रहा है, पर क्या तुमसे कराया जाए, तुम कर सकते हो? हाँ सर, कर सकते हैं। मैं थोड़ा अच्छे स्तर का करा रहा हूं। अच्छे स्तर का क्या करा रहा हूं कि भैया मैंने ऐसे कोई सिस्टम ले लिया, यहां प्लस चार्ज यहां प्लस चार्ज, मेरे पास माइनस टू क्यू चार्ज। उस सिस्टम का नेट डाइपोल मूवमेंट पूछा, दूरी डी डी है, बोलो। तो हमने इसको ध्यान से देखो तो दो डाइपोल में तोड़ दिया, एक ये एक ये। इसको देखो तो इसका डाइपोल इधर P वेक्टर, और ये हुआ Q इंटू डी, और इसका इधर हुआ ऊपर, वो भी कितना हुआ Q इंटू डी। ध्यान से देखो तो क्या डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या P नेट, क्या P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर होगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा। तो P2 वेक्टर इधर, P1 वेक्टर इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, यानी कि इधर QD इधर भी QD। ओहो, एंगल 90 डिग्री। ओ माय गॉड, एंगल 90 डिग्री, तो रूट टू QD आंसर। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। आ गया? अरे आया कि नहीं आया?
हाँ सर, सोच, मैं तो कह रहा हूँ कोई आपको H2O का भी निकाल ले, उसकी बॉन्ड लेंथ दे दे, वो एंगल दे दे, तो कैलकुलेशन टफ होगी, आई एग्री। बट सवाल डाइपोल मूवमेंट निकालना बड़ी बात नहीं है। डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है तो भैया वेक्टर की तरह जोड़ भी सकते हैं। अगर दो तीन डाइपोल हो तो जोड़ो उनको वेक्टर की तरह और आंसर निकाल लो। बोलो यस और नो, क्या यहां पर भी हमने ये ही किया है? हाँ सर, यहां पर आपने बिल्कुल यही किया है, इसलिए बात समझ में आनी चाहिए। घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर सर, बहुत मजा आया सर, वाह वाह। अब क्या करें, करते चल रहे, चढ़ते चल रहे, देखो रे भाई, वाह रे भाई। अब देख, अरे हो गया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, √2 QD। अब देखो, a charge plus q is uniformly distributed over a quarter ring of radius r as shown. Another ring minus q is placed at the center of the ring. Find magnitude of the net dipole moment. मान लीजिए क्वार्टर रिंग है, उस पे चार्ज प्लस क्यू है, पूरा बिखरा हुआ है, उतना ही चार्ज उसके सेंटर पे रखा हुआ है माइनस क्यू। ऐसे क्या ये सिस्टम एक डाइपोल बना सकता है? हाँ, क्योंकि नेट चार्ज जीरो है। अगर अपन बात करें तो एक सिस्टम, एक डाइपोल पर नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। पर इसमें अगर ध्यान से देखो तो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरा एक जगह रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज टाइप। मैं ही कराऊंगा, थोड़ा टफ सवाल है पर मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुन। इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा जाए, क्या कर सकते हो? मैं बताता हूं कैसे कर सकते हो। थोड़ा सा बेसिक सा कैलकुलेटिव है पर अपन कर सकते हैं। अच्छा सर, इस सिस्टम का डाइपोल निकाले भाई, सिंपल जैसे सवाल हो, 2 3 4, वो तो हम सर सब कर सकते हैं, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। 2 का हम कर लेंगे, 3 4 का हम कर लेंगे, नेट निकाल निकाल के P1 P2 P3 को वेक्टर की तरह जोड़ लो। ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड वाला आ गया। आओ ध्यान से करते हैं, देखो भाई इसका कैसे डाइपोल मूवमेंट निकालें। ओ हो, देखो भाई, थीटा पे जाके डी थीटा का क्या मान लें? एक एलिमेंट। इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है सर? आर डी थीटा। बिल्कुल सही बात सर, कितनी लेंथ है? आर डी थीटा। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बहुत मजा आया सर। इस छोटे से इसमें डी क्यू चार्ज कितना है भाई? क्यू चार्ज है पाई आर बाई 2 लेंथ में। क्यू चार्ज है पाई आर बाई 2 लेंथ में। अरे हाँ, तो इतनी लेंथ में कितना होगा? डी क्यू, क्यू बाई पाई आर बाई 2 इंटू आर डी थीटा। तो मैं इसको ऐसे भी सोच सकते हो, 2q बाई पाई इंटू डी थीटा। ये q कौन सा है? डी थीटा का आंसर, ध्यान रखना। अरे हाँ सर, कि क्यू चार्ज है पाई बाई 2 में, तो डी थीटा में कितना होगा? आर आर तो वैसे भी कटना है, ऐसे भी सोच सकते हो। क्यू चार्ज है पाई बाई 2 एंगल में, तो डी थीटा में कितना होगा? ये बात अपने को समझ आनी चाहिए। अरे हाँ सर, तो 2q बाई पाई इंटू डी थीटा, 2q बाई पाई इंटू डी थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। अब क्या करें? लो भाई, हो गया ठीक भैया, डी क्यू आ गया। तुम सोचो ऐसे छोटे 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 डी क्यू यहां पे भी तोड़ लें। डिवाइड इन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस डी क्यू। ओके, तो सोचो ये क्या बना? देखो ऐसा बन गया ना, ये यहां पर आर दूरी पर प्लस डी क्यू रखा है, यहां पर माइनस डी क्यू रखा है। ओ हो, क्या इन्होंने एक डाइपोल बनाया? अरे हाँ, इस डाइपोल की वजह से जो डाइपोल मोमेंट आया पी डी पी, क्या वो ऐसे आया? अरे हाँ, क्या डी पी लिखा गया डी क्यू इंटू आर? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मैंने इस माइनस क्यू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, क्योंकि भैया मुझे डाइपोल बनाना है। तो प्लस डी क्यू और माइनस डी क्यू ने मिलकर एक डाइपोल बनाया, जिसका मैग्नीट्यूड डीपी इक्वल टू डी क्यू इंटू आर है और उसकी डायरेक्शन थीटा है। ओ हो, और डी क्यू की वैल्यू कितनी है वो तो ऊपर लिखी, 2q बाई पाई आर डी थीटा। ओके सर, अरे डी तो अपना आर बन गया ना,
अब सोचो, जैसे जैसे तुम एलिमेंट चेंज करोगे, क्या ऐसे सभी डीपी 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 को वेक्टोरली जोड़ लो तो क्या नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा? ये वेक्टर है तो डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ सर, अब देखो ऐसे डीपी 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 को अगर ऐसे अपने एलिमेंट को हिलाऊं तो क्या डायरेक्शन ऑफ डीपी चेंज हो रही है? हाँ सर, बिल्कुल चेंज हो रही है। अगर चेंज हो रही है तो भैया तोड़कर जोड़ना पड़ेगा। तो एक इधर डीपी कॉस थीटा और एक इधर डीपी साइन थीटा। ओ हो। तो पी हॉरिजॉन्टल लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P हॉरिजॉन्टल लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dp cos थीटा और P वर्टिकल लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dp साइन थीटा। अरे हाँ सर, P हॉरिजॉन्टल लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dp cos थीटा, P वर्टिकल लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dp साइन थीटा। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। तो P हॉरिजॉन्टल इक्वल टू डीपी लिखो कितना 2q बाई पाई आर, डी थीटा तो अंदर चला गया, क्यू भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, 2q आर बाई पाई कॉस थीटा डी थीटा। ओ हो, ऐसे ही पीवी कितना हुआ 2q आर बाई पाई, ये कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं? नहीं, सब सही तो लग रहा है, साइन थीटा डी थीटा। ओ हो, अब बोलो थीटा की लिमिट कहां से कहां तक? क्या रिंग जा रही है 0 से पाई बाई 2, क्वार्टर रिंग है। और हाँ, कुछ और एंगल होता तो भी निकाल सकते थे क्या? 0 अगर 60 डिग्री की होती तो 60 डिग्री की निकाल लेते, 0 से पाई बाई 2। सो पी एच इज 2q r बाई पाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, PV is 2QR by pi, sin theta का इंटीग्रेशन is minus cos theta 0 to pi by 2, sin theta pi by 2 is 1 minus 0, minus cos theta 0 to pi by 2 is minus 0 minus minus 1, यानी कि कितना हो गया 1, दोनों हो गया 1, यानी कि PH भी आया 2QR by pi और PV भी आया 2QR by pi। तो भैया ये दो ऐसे हो गए PH और PV। ओ हो, तो क्या नेट इन दोनों का रूट आया, यानी कि बिल्कुल बीच में आया क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो रूट टू 2QR बाई पाई। अरे हाँ सर, 2√2QR बाई पाई, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तुम खुद देखो तो क्या ये पहले की बेसिक जैसे अपन इंटीग्रेशन करा करते थे, ये उस तरीके का सवाल है? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही। तो अगर आपको ऐसे डाइपोल के, मतलब टफ सवाल था ये, कहने को सही बताऊं तो मैं तुम्हें टफ सवाल है, पर सही बताओ तो इसमें तो बेसिक मैथ्स लग रही है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपन जानते हैं कि रिंग को कैसे तोड़ा जाता है, फिर अगर वेक्टर को जोड़ना हो तो डायरेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, एलिमेंट चेंज करने पे डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो तोड़कर इंटीग्रेट करना चाहिए, अगर स्केलर हो तो कोई टेंशन नहीं, ये बेसिक फॉर्मेट्स अपन पहले से जानते हैं, उन्हीं का यूज हमने करा है। डाइपोल तो एक ऐसा समझो माध्यम था, फिर से उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करने का। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ, बोलो क्लियर। अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो क्लियर। अरे पक्का? बिल्कुल क्लियर सर, समझ आ रहा है सर? हाँ सर, डाइपोल निकालना तो आ गया सर, अगर दो चार्ज हो प्लस माइनस कर सकता हूँ, अगर थोड़े मल्टीपल चार्ज हो मॉलिक्यूल वाले के सवाल कर सकता हूँ, हाँ मैं तो कह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाए तो भी कर सकता हूँ, हाँ हालांकि ज्यादा आता नहीं है पर आ जाए तो हम कर सकते हैं। अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, समझ आ गया सर। 2√2QR बाई पाई। ओह, अब रियलिटी में अब अपन क्या पढ़ने वाले, मैं पूरा प्रूफ कराऊंगा, ध्यान समझ लो।
हम क्या करने वाले हैं ना कि बेसिकली अब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हर मॉलिक्यूल, हर मैटर मॉलिक्यूल्स का बना होता है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स, है ना? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइपोल्स के बने होते हैं। अब ये डाइपोल्स आजू बाजू कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालते हैं, तो मेजर इंपैक्ट चार्जेस है, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कितना इंपैक्ट डालेंगे, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कैसे हम क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले आप समझो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है बाहर, है ना? बाहर क्यों? क्योंकि अंदर तुम लॉजिकली सोचो तो जो माइनस क्यू चार्ज और जो प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच की दूरी अगर d है, तो सोचो जनरली d इज वेरी स्मॉल, d इज वेरी स्मॉल। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, बताओ क्यों? बिकॉज दिस इज बॉन्ड लेंथ। अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर, d इज वेरी स्मॉल बिकॉज दिस इज बॉन्ड लेंथ, दिस इज बॉन्ड लेंथ। हाँ सर, ये बात तो आप सही। अब तुम एक बात समझो, जैसे मान लो कि हमें करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। हमें करना यह है कि ऐसे मान लो आपका डाइपोल, ऐसे डाइपोल को रिप्रेजेंट कर, मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं किसी भी आर दूरी पर। मैं चाहता हूं कि इस डाइपोल के यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं आर दूरी पर, ठीक? मैं चाहता हूं मैं किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं ऐसे। ये कहलाता है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ये कहलाता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और ये कहलाता है जनरल पॉइंट। बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि हम डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर, अगर हम चाहते हैं कि हम डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो उसके तीन हिस्से हैं। अलोंग द एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस क्या होगा, और किसी भी जनरल पॉइंट पे क्या होगा। अच्छा, जनरली आप देखो ये दूरी r है, और जो डाइपोल के चार्ज प्लस और चार्ज के बीच की दूरी d, क्या d जनरली बहुत छोटा होता है? d इज लेस देन r। हम ये assumption लेंगे, वी विल कंसीडर, हमारे लिए तीन सवालों की तरह होगा फिर, वी विल कंसीडर दिस assumption। और इसमें कोई बुराई नहीं है, बोलो क्यों? क्योंकि भैया इसमें कोई बुराई क्यों नहीं है? क्योंकि जनरली जो आपकी d है वो बहुत छोटी होती है। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड लेंथ होती है। अरे क्या होती है? बॉन्ड लेंथ, इसलिए बहुत छोटी होती है। सोचो मैं तो कह रहा हूं आप इस डाइपोल से 1 सेंटीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अरे 1 सेंटीमीटर भी बहुत बड़ा है बॉन्ड लेंथ से। क्यों भैया? होता एंगस्ट्रॉम में होती है। इसलिए जो अपन अजम्पशन लेते हैं ना, ये 99.9999999% वैलिड रहता है। नहीं बोला हो तो ये मान लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। इसलिए जो भी फॉर्मूले हम तीनों के लिए निकालेंगे, वो इन तीनों के लिए जो भी फॉर्मूले हम निकालेंगे वो वैलिड होंगे इस अजम्पशन के साथ, और उन्हीं को अपने को रटना होगा। तो अपने आप में वो सवाल होंगे जो आपको अजम्पशन के साथ लेने होंगे, जो मैं आपको अगले टर्न पे बताऊंगा। आपको ये बात समझा दी कि आप अगले टर्न पे अपन क्या निकालेंगे, ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे डाइपोल की वजह से, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डाइपोल एक्ट करता है। और हाँ सर, अच्छा, उसमें भी दो हिस्से, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो कैसे बिहेव करेगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो कैसे करेगा। हालांकि नॉन यूनिफॉर्म ज्यादा तुम्हारे कोर्स में नहीं है। अगले टर्न पर कहानी को यहीं से शुरुआत करूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही सर, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो अगले टर्न पर फिर मिलते हैं इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक लड़ते रहिए, पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।